तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस के आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। प्यारे साथियों, आज हमारा जो इस चैप्टर का लेक्चर है वो लेक्चर 7वां है। लेक्चर कौन सा है? लेक्चर 7वां है। इसके पहले हमने प्यारे साथियों इस चैप्टर में 6 लेक्चर कर लिए हैं। यदि आपने उन 6 लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो प्लेलिस्ट में प्रॉपर तरीके से पड़ी हैं, आप जाकर देख लीजिएगा। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम किन किन टॉपिक पर बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो देखिए, आज हम देखेंगे दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। प्यारे साथियों, अगर आपको दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स को करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और प्यारे साथियों, ये दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? उसके बाद हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये प्यारे साथियों, प्रकाश का अपवर्तन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्यारे साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का अपवर्तन। और प्यारे साथियों क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, इसको भी आज की क्लास में हम देखेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। तो प्यारे साथियों, हम देखते हैं कि दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है। प्यारे साथियों, दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होती है? देखिए, ये प्यारे साथियों आप जानते होंगे क्या है, ये निर्देशांक तल है या फिर इसको कार्तीय तल कहते हैं। प्यारे साथियों, आपने 9th में या 10th में भी प्यारे साथियों आप पढ़ेंगे कार्तीय तल के बारे में। तो हम इस कार्तीय तल या निर्देशांक तल के माध्यम से आपको प्यारे साथियों ये दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए प्यारे साथियों, ये जो होता है इसका मूल बिंदु होता है। ये क्या है? निर्देशांक जो का हो जा प्यारे साथियों, ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु होता है। इसको हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? ध्रुव। इसको क्या मान लेंगे? ध्रुव। और प्यारे साथियों, ये क्या है? हमारा दाईं ओर है। दाईं ओर है। और ये प्यारे साथियों क्या? हमारा बाईं ओर है। बाईं ओर। और ये क्या है? ऊपर है। और ये क्या है? नीचे। देखिएगा प्यारे साथियों, आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा भी। देखिए, ये क्या है? ये हमारा निर्देशांक तल है या प्यारे साथियों इसको कार्तीय तल कह सकते हैं। हमने इस मूल बिंदु वाले बिंदु को हमने क्या मान लिया? ध्रुव मान लिया। और इसको बाईं ओर और इसको दाईं ओर मान लिया। ये है ऊपर और ये है नीचे। अब प्यारे साथियों, अगर हम कार्तीय तल में या निर्देशांक तल में जब भी दूरी हम दाहिनी ओर मापते हैं, यानी मूल बिंदु से हम यानी ध्रुव से माप रहे हैं दूरी इधर, किधर? दाईं ओर। तो प्यारे साथियों, जो दाईं ओर दूरी मापेंगे वो दूरी कैसी आएगी? वो दूरी प्यारे साथियों धनात्मक आएगी। क्या आएगी? धनात्मक। और अगर हम दूरी ऊपर की तरफ मापेंगे तो हमें क्या मिलेगी? धनात्मक। धनात्मक। तो समझ में आया प्यारे साथियों? अगर हम इस ध्रुव से अगर हम दाईं ओर दूरी को मापेंगे तो हमें मिलेगा धनात्मक। और अगर इस मूल बिंदु से यानी ध्रुव से अगर हम दूरी मापेंगे ऊपर की तरफ तो मिलेगा हमें क्या? धनात्मक। और वही प्यारे साथियों, अगर इस दूरी को हम मापते हैं इधर, किधर? बाईं ओर, तो हमें मिलेगी दूरी क्या? ऋणात्मक। क्या मिलेगी? ऋणात्मक। और अगर उसी दूरी को हम मापते हैं नीचे की तरफ, किधर मापते हैं हम? नीचे की तरफ, तो हमें दूरी कैसी मिलेगी? ऋणात्मक। दूरी हमें कैसी मिलेगी? ऋणात्मक। तो प्यारे साथियों, हमने देखा क्या? हमने देखा कि अगर हम वस्तु की यहां से प्यारे साथियों अगर हम ध्रुव से हम क्या? ध्रुव से अगर हम दूरी मापेंगे किधर? बाईं ओर। ये क्या है? ध्रुव है। और ध्रुव से हम दूरी माप रहे हैं किधर? बाईं ओर। तो हमें दूरी जो मिलेगी प्यारे साथियों, वो दूरी मिलेगी हमें क्या? धनात्मक। और अगर उस दूरी को हम ध्रुव से माप रहे हैं ऊपर की तरफ तो हमें दूरी मिलेगी क्या? धनात्मक। जैसे प्यारे साथियों हम अभी वस्तु को रखेंगे जो कि लंबवत होगा मुख्य अक्ष के, तभी प्यारे साथियों अभी हम देखेंगे कि वस्तु की लंबाई कैसी होती है, वस्तु की दूरी कैसी होती है। अभी प्यारे साथियों ये कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। अगर प्यारे साथियों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ में आएगी। तो प्यारे साथियों हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर ध्रुव से दूरी माप रहे हैं दाईं ओर तो हमें दूरी मिल रही है धनात्मक। और अगर हम ध्रुव से दूरी माप रहे हैं ऊपर की तरफ तो दूरी मिल रही है हमें धनात्मक। और अगर ध्रुव से हम दूरी माप रहे हैं बाईं ओर तो दूरी मिल रही है हमें ऋणात्मक। और अगर ध्रुव से हम दूरी माप रहे हैं नीचे तो दूरी हमें मिल रही कैसी? ऋणात्मक। तो
तो आई होप कि प्यारे साथियों ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे साथियों अब हम लिखते हैं कुछ बातें। क्या बातें हैं? बातें हैं क्या? आपतित किरण जो होती है प्यारे साथियों, आपतित किरण सदैव किधर होती है? आपतित किरण जो होती है प्यारे साथियों सदैव बाईं ओर होती है। आपतित किरण सदैव बाईं ओर होती है। अब आपतित किरण क्या प्यारे साथियों? यानी आने वाली जो किरण होती है प्यारे साथियों, अगर कोई भी किरण दर्पण पर आएगी तो क्या होगी? बाईं ओर से आएगी। और कोई भी यहां पर लिखा है प्यारे साथियों, जो आपतित किरण होती है यानी आने वाली जो किरण होती है वो हमेशा किस ओर से आती है? हमेशा बाईं ओर से आती है। और प्यारे साथियों क्या है? और क्या है? वस्तु भी हमेशा क्या होगी? वस्तु भी हमेशा बाईं ओर होगी। वस्तु भी हमेशा बाईं ओर होगी। जो प्यारे साथियों हमने क्या देखा? हमने देखा कि आपतित किरण जो आने वाली किरण होती है वो क्या होती है? सदैव बाईं ओर होती है। और क्या देखा? वस्तु भी हमेशा कहां होती है? वस्तु भी हमेशा बाईं ओर होती है। अब क्या है अगला? अगला जो है प्यारे साथियों, वस्तु की दूरी u। वस्तु की दूरी u जो होती है प्यारे साथियों, हमने बताया था कि वस्तु की दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। तो वस्तु की दूरी u जो होती है वो हमेशा क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक। क्या है प्यारे साथियों? ऋणात्मक होती है। वस्तु की दूरी u जो होती है प्यारे साथियों वो हमेशा क्या होती है? निगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक होती है। हमने क्या देखा प्यारे साथियों? हमने देखा कि जो दर्पण यहां पर प्यारे साथियों, ये एक मान लीजिए दर्पण हमने ले लिया है। इसका मान लीजिए हमने आपको बताया जैसा कि ये निर्देशांक तल है या कार्तीय तल है प्यारे साथियों। इस पर हमने एक बिंदु ले लिया जो इसके मध्य बिंदु को, यानी जहां पर दोनों रेखाएं प्यारे साथियों आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं, ये होता है मूल बिंदु प्यारे साथियों। इसको हमने मान लिया ध्रुव। अब ध्रुव पर प्यारे साथियों अगर हम इस ध्रुव से दूरी को मापेंगे दाईं ओर, क्या मापेंगे? दाईं ओर, तो जो दूरी हमें मिलेगी वो मिलेगी धनात्मक। वो दूरी हमें कैसे मिलेगी? धनात्मक मिलेगी। अगर उस दूरी को हम मूल बिंदु से यानी ध्रुव से ऊपर की तरफ मापेंगे तो भी हमें दूरी कैसी मिलेगी? धनात्मक मिलेगी। अगर उस मूल बिंदु से यानी ध्रुव से प्यारे साथियों अगर हम दूरी को मापेंगे बाईं ओर तो दूरी मिलेगी हमें कैसी? ऋणात्मक। अगर हम नीचे की ओर मापेंगे तो दूरी हमें मिलेगी कैसी? ऋणात्मक। और प्यारे साथियों आपतित किरण जो होती है वो सदैव बाईं ओर होती है। जो आने वाली किरण होती है प्यारे साथियों वो हमेशा किधर होती है? बाईं ओर होती है। उसके बाद क्या देखा? वस्तु भी हमेशा जो होता है वो किधर होता है? बाईं ओर होती है। वस्तु भी हमेशा प्यारे साथियों कहां होती है? बाईं ओर होती है। और प्यारे साथियों क्या है? वस्तु की दूरी जो u है वो हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी निगेटिव होती है। तो प्यारे साथियों हमने ये जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट थी उसको हम देख लिया। अब प्यारे साथियों देखते हैं f की दूरी कैसी होती है, c की दूरी कैसी होती है, u की दूरी कैसी होती है और v की दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? प्यारे साथियों उसको हम देखते हैं। तो प्यारे साथियों हम देखते हैं कि जो f की दूरी होती है, c की दूरी होती है, u की दूरी होती है और v की दूरी होती है वो धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है? वो कब धनात्मक होती है और कब ऋणात्मक होती है उसको हम देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं हम चिन्ह। चिन्ह हमें किसका देखना है? F, C, U, V। और किस दर्पण में? अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का। और क्या? उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का। तो प्यारे साथियों चिन्ह हमें किसका देखना है? F, C, U और V। ये क्या है? F यानी फोकस दूरी, C यानी वक्रता केंद्र,
u यानी वस्तु की दूरी, और v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और कब प्यारे साथियों अवतल दर्पण की कब फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, उसको देखेंगे। उत्तल दर्पण की क्या होती है, और वक्रता केंद्र क्या होती है, वस्तु की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। हम आपको प्यारे साथियों ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमने बना लिया, क्या है, अवतल दर्पण। क्योंकि प्यारे साथियों मैं आपको चित्र के माध्यम से अगर समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, यह बात मुझे पता है। देखिए ये क्या है, वक्रता केंद्र C है, और ये क्या है, F है। और एक हम बना लेते हैं उत्तल दर्पण, जिसके धंसे हुए तल पर पालिश होती है। और ये क्या है, ध्रुव है, P है, और ये क्या है, मुख्य अक्ष है। ये इसका वक्रता केंद्र C, और ये क्या है, F है। तो देखिए प्यारे साथियों, जो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, तो हम अवतल दर्पण के चित्र में देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो फोकस दूरी है इधर है, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या हो गई, F हो गई। लेकिन अब ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। हमने जैसे आपको बताया निर्देशांक तल के माध्यम से कि जो दूरी होती है ध्रुव से अगर बाईं ओर मापी जाएगी तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यानी निगेटिव होगी। तो प्यारे साथियों हम क्या देखते हैं, देखिए ध्रुव से हमने दूरी किधर मापा है, हमने ध्रुव से दूरी बाईं ओर मापा है। तो जो F होगी यानी फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, यानी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। क्या होगी, ऋणात्मक होगी। और प्यारे साथियों जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, अब उत्तल दर्पण में देखते हैं। यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, फोकस दूरी होगी। लेकिन प्यारे साथियों ध्रुव से हम दूरी किधर माप रहे हैं, हम ध्रुव से दूरी दाहिनी ओर माप रहे हैं, किधर माप रहे हैं, दाईं ओर माप रहे हैं। इसलिए जो दूरी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी क्या होगी, धनात्मक होगी, धनात्मक होगी। तो हमने प्यारे साथियों देखा कि जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो हमें निगेटिव होती है, और जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। अब देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र प्यारे साथियों कैसा होता है, देखिए यहाँ पर देखते हैं वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वक्रता केंद्र C होगी। अब दूरी ये धनात्मक होगी या ऋणात्मक, क्योंकि ध्रुव से दूरी हम किधर माप रहे हैं, बाईं ओर। ध्रुव से दूरी हम बाईं ओर माप रहे हैं, तो ये जो दूरी होगी प्यारे साथियों ये दूरी होगी निगेटिव, निगेटिव यानी ऋणात्मक। दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अब प्यारे साथियों देखते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में प्यारे साथियों यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, C यानी वक्रता केंद्र होगी। अब प्यारे साथियों इसमें दूरी हम किधर माप रहे हैं, ध्रुव से दाहिनी ओर दूरी माप रहे हैं। तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, क्या होगी, पॉजिटिव, यानी ये क्या होगी, धनात्मक दूरी होगी। ये हुए धनात्मक। तो हमने देखा कि जो अवतल दर्पण की जो वक्रता केंद्र होती है वो होती है निगेटिव, और जो उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी दूरी। उसके बाद हम देखते हैं वस्तु की दूरी। हमने जैसे कि आपको बताया है, इस पे पहले वाले वीडियो में प्यारे साथियों हम बता चुके हैं कि जो चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, जो वस्तु की दूरी होती है प्यारे साथियों हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक होती है। ये भी क्या होगी, निगेटिव होगी। निगेटिव क्यों होती है प्यारे साथियों, क्योंकि वस्तु को हम किधर रखते हैं, वस्तु को हमेशा इधर रखी जाती है, बाईं ओर। तो मान लीजिए हमने वस्तु को यहाँ पर रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो होगी u। दूरी को हम किधर माप रहे हैं, दूरी को प्यारे साथियों हम माप रहे हैं बाईं ओर, इसलिए दूरी हमेशा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, यानी निगेटिव होगी। प्यारे साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु की दूरी ऋणात्मक क्यों लेते हैं। उसके बाद प्यारे साथियों प्रतिबिंब की बात आती है, यानी v। अब यहाँ पर प्यारे साथियों क्लैरिटी वाली बात है जो कि आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जो अवतल दर्पण है प्यारे साथियों वो और उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। वो कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी, यानी सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो प्यारे साथियों जो अवतल दर्पण है वो प्रतिबिंब बनाता है दो तरीके से। दो तरीके से कैसे बनाता है, एक तो बनाता है आभासी प्रतिबिंब, क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब, और एक बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, जो आभासी प्रतिबिंब होती है प्यारे साथियों वो क्या होती है, सीधी होती है। तो हमने आपको बताया था कि जो दूरी ऊपर की तरफ मापी जाती है, मान लीजिए ये ध्रुव है, ये ध्रुव के अगर हम दूरी ऊपर मापेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर ध्रुव के हम नीचे मापेंगे तो दूरी क्या होगी,
निगेटिव होगी। तो प्यारे साथियों, हम आभासी जब प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा, तो सीधा जब बनेगा तो दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है प्यारे साथियों हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ध्रुव है, तो ध्रुव के हमें नीचे दूरी मापनी होगी, क्योंकि प्रतिबिंब कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। तो जब उल्टी बनेगी तो क्या होगी, जो दूरी होगी वो निगेटिव होगी, यानी ऋणात्मक होगी। यहाँ पर क्या होगा, निगेटिव। तो हमने क्या देखा प्यारे साथियों, जो अवतल दर्पण होता है वो दो तरीके से प्रतिबिंब बनाता है, एक तो बनाता है आभासी प्रतिबिंब और एक बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब, ये हमने देखा। उसके बाद जो प्यारे साथियों अब उत्तल दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण हमेशा एक ही प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है जो कि आभासी। तो आभासी के लिए हमने देखा है जब ध्रुव के ऊपर दूरी मापेंगे तो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर क्या होगी, पॉजिटिव, यानी क्या होगी, धनात्मक, धनात्मक हो गई। तो प्यारे साथियों एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, देखिए हमने चिन्ह में देखा FCUV, यानी ये क्या है, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वस्तु की दूरी और क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। जो अवतल दर्पण होता है प्यारे साथियों उसकी जो फोकस दूरी होती है वो होती है निगेटिव। निगेटिव क्यों, क्योंकि दूरी ध्रुव से किधर मापी जा रही है, बाईं ओर मापी जा रही है। और उत्तल दर्पण में जो होती है वो पॉजिटिव होती है, क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी पॉजिटिव क्यों होती है, क्योंकि दूरी हम प्यारे साथियों दाहिनी ओर माप रहे हैं। उसके बाद वक्रता केंद्र भी क्या होगी, निगेटिव होगी, और इसका जो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होगा वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसके बाद वस्तु की दूरी हमने आपको जैसा बताया है कि चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे समतल दर्पण हो, चाहे कोई सा भी दर्पण हो प्यारे साथियों, उसकी दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, क्योंकि वस्तु हमेशा क्या होती है, बाईं ओर होती है। और जब भी हम ध्रुव के बाईं ओर दूरी मापते हैं वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो वस्तु की दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। उसके बाद हमने देखा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब प्यारे साथियों जो अवतल दर्पण होता है वो दो तरीके से बनाता है, एक होता है आभासी प्रतिबिंब और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जो होता है प्यारे साथियों हमेशा सीधी होती है। तो सीधी के लिए प्यारे साथियों जब हम दूरी ध्रुव से ऊपर की तरफ मापेंगे तो दूरी जो होगी वो प्यारे साथियों धनात्मक होगी, तो दूरी क्या होगी, पॉजिटिव हो गई। उसके बाद प्यारे साथियों वास्तविक के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वो क्या होता है, उल्टा होता है। तो जब उल्टा होता है तो ध्रुव की हम नीचे की तरफ दूरी मापेंगे, तो जब नीचे की दूरी मापेंगे तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। हमने जैसा कि आपको निर्देशांक तल में बता चुके हैं। उसके बाद प्यारे साथियों उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण की एक खास बात हमने आपको बताया है कि जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा प्रतिबिंब कैसी बनाती है, सीधी प्रतिबिंब बनाती है। तो सीधी के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी प्यारे साथियों, ये ध्रुव से क्या हो दूरी ऊपर की तरफ मापी जा रही है, क्योंकि प्रतिबिंब सीधी बन रही है। तो आई होप कि प्यारे साथियों ये दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आ गया होगा, अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। अब प्यारे साथियों हम समतल दर्पण का जो थोड़ा सा बाकी है वो हम देख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी समतल का वस्तु की दूरी क्या होती है और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है। तो प्यारे साथियों अब हम देख लेते हैं समतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगी। तो देखिए समतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, जो प्यारे साथियों समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत पर होती है, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यहां पर भी लिखना जरूरी है। क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है प्यारे साथियों दूरी अनंत होती है। अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी प्यारे साथियों क्या होती है, अनंत पर होती है। साथ ही क्या है, जो वस्तु की दूरी होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। वस्तु की दूरी क्या होती है, निगेटिव होती है। यहां पर लिखेंगे वस्तु की दूरी क्या होती है, निगेटिव होते हैं। जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं कि चाहे समतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, जो वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा निगेटिव होगी। तो क्या है, वस्तु की दूरी u जो होगी वो क्या होगी, वस्तु की दूरी u जो होगी प्यारे साथियों वो क्या होगी, दूरी ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। और जो प्रतिबिंब की दूरी होती है प्यारे साथियों, जो प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण वो क्या बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक होती है।
प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो हमने क्या देखा समतल दर्पण में प्यारे साथियों, समतल दर्पण में देखा कि जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत पर होती है और जो वस्तु की दूरी होती है वो निगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक होती है। और क्या देखा, जो प्रतिबिंब की दूरी है वो होती है पॉजिटिव, क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है प्यारे साथियों आभासी बनाता है। आभासी बनाता है इसके मतलब हम ध्रुव से दूरी किधर मापेंगे, दाहिनी ओर मापेंगे, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसके बाद प्यारे साथियों हमने देखा कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी धनात्मक होगी। तो आई होप कि प्यारे साथियों दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम प्यारे साथियों देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो अब हम प्यारे साथियों देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जो कि प्यारे साथियों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है प्यारे साथियों, देखिए सबसे पहले चित्र के माध्यम से, ग्राफिक्स, कॉन्सेप्ट प्यारे साथियों, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। क्या है, ये हमने ले लिया कोई एक माध्यम, ये हमने क्या ले लिया, हमने एक कोई ले लिया तल, जो क्या है यम1 और क्या है यम2 है। हमने तल लिया यम1 और यम2 है और इस पर प्यारे साथियों एक हमने अभिलंब ड्रॉ कर दिया। क्या दे दिया, अभिलंब। अभिलंब क्या है, यन1 और क्या है यन2 है। ये क्या है, अभिलंब है। तो प्यारे साथियों हमने ले लिया क्या, एक तल ले लिया जो यम1 और यम2 है और इस पर एक अभिलंब ड्रॉ कर दिया जो यन1 और यन2 है। अब प्यारे साथियों हमने ऊपर ले लिया जैसे वायु, यहाँ पर क्या है, जैसे ये वायु है और नीचे क्या है, कांच है। अब प्यारे साथियों यहाँ पर वायु ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया, कांच। अब आप बताइए कि वायु के जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं या कांच के कण पास पास होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो कण कांच के कण हैं वो पास पास होंगे। तो प्यारे साथियों ऊपर जो हो गया वायु क्या हो गया, विरल माध्यम। विरल क्या है, विरल मतलब दूर दूर, यानी विरल मतलब दूर दूर, विरल माध्यम। ऊपर क्या हो गया, विरल माध्यम। और नीचे क्या हो गया प्यारे साथियों, सघन माध्यम, क्योंकि इसके कण क्या है, पास पास हैं। नीचे क्या हो गया, सघन माध्यम। अब कोई भी प्रकाश की किरण अगर क्या होगी, आएगी किसके, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में आएगी, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है वो क्या है, आपतित क्या है, आपतित प्रकाश किरण, आपतित किरण। अब कोई भी प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। वो क्या होगी, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये प्रकाश की किरण आ रही थी और ये क्या हो गई, अभिलंब की ओर झुक गई। अभिलंब की ओर झुकी क्यों, क्योंकि वह विरल माध्यम से क्या हो रही है, सघन माध्यम में जा रही है। अगर ये प्रकाश की किरण झुकती ना, जो माध्यम ऊपर है अगर वही माध्यम नीचे भी रहता तो ये प्रकाश की किरण क्या होती है, सीधी चली जाती है यहाँ पर। तो हमने क्या देखा प्यारे साथियों, जो प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है उसे हम क्या कह देंगे, अपवर्तित किरण। क्या है, अपवर्तित किरण। क्या है ये, अपवर्तित किरण है। तो हमने क्या देखा प्यारे साथियों, जो प्रकाश की किरण आ रही है वो अपवर्तित किरण और जो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जा रही है उसे हम अपवर्तित किरण कह देंगे। तो हमने देखा क्या प्यारे साथियों, हमने एक लिया तल m1 और m2, इस पर एक अभिलंब ड्रॉ करा n और n2। तो प्यारे साथियों ऊपर हमने ले लिया वायु जो कि क्या है, विरल माध्यम है, नीचे ले लिया कांच जो कि क्या है, सघन माध्यम है। अब जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो प्यारे साथियों इसको हमने झुका दिया। तो यहाँ पर प्यारे साथियों जो अभिलंब है और जो आपतित किरण है इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है जिसे क्या कहते हैं, आपतन कोण आई होता है। क्या है, आपतन कोण आई है। इसका नाम क्या होता है, आपतन कोण। ये क्या है, आपतन कोण है। जो प्यारे साथियों आपतित किरण होती है और जो अभिलंब होता है इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम आपतन कोण आई कहते हैं। आपतन कोण को आई से लिखा जाता है। अब वही बात प्यारे साथियों नीचे भी, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं,
जिसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। इसे आर से लिखा जाता है, इसका नाम क्या है? अपवर्तन कोण। इसका नाम क्या हो गया? अपवर्तन कोण। तो और जो प्यारे साथियों, अभिलंब और आपतित किरण और अपवर्तित किरण, जहां पर ये सभी रेखाएं यानी प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, उसको हम क्या कह देंगे? आपतन बिंदु। क्या नाम होता है? आपतन बिंदु। जहां पर आपतित किरण, अपवर्तित किरण और क्या है? अभिलंब, तीनों जहां पर मिल रही हैं, उसे हम कह देंगे आपतन बिंदु। तो आई होप कि प्यारे साथियों आपको यह चित्र यानी ग्राफिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देना चाहता हूं। देखिए क्या है, हमने लिया एक अभिलंब, यहां पर हमने क्या किया? ड्रॉ कर दिया। उसके बाद कोई हमने ऊपर ले लिया वायु, जो कि क्या है? विरल माध्यम है। नीचे हमने लिया कांच, क्या है? जो कि सघन माध्यम है। अब जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि यहां पर कण क्या है? दूर दूर है और यहां पर के कण जो है वो पास पास है। तो हमने इसको झुका दिया। उसके बाद क्या हुआ? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बन गया? एक कोण बन गया, जिसे आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से लिखा जाता है। उसके बाद प्यारे साथियों, जो अपवर्तित किरण है और जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच में एक कोण बना, जिसे अपवर्तन कोण आर कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ प्यारे साथियों? जहां पर आपतित किरण अभिलंब जो मिल रही हैं और अपवर्तित किरण जो प्रकाश की किरणें मिल रही, उसे हमने नाम दे दिया आपतन बिंदु। अब प्यारे साथियों, जो प्रकाश के अपवर्तन का डिफिनेशन होता है उसको हम देखते हैं। क्या डिफिनेशन है? जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में क्या हो रही है? प्रवेश करती है। जैसे ये माध्यम दूसरा है और ये माध्यम दूसरा है, तो हमने क्या कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी प्रकाश की किरण को जाना था सीधे, लेकिन ये अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई, यानी झुक गई। तो क्या देखा? वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हटती कब? जब ये माध्यम सघन होता और ये माध्यम विरल होता, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती। तो प्यारे साथियों, हमने देखा क्या कि अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इतनी सी बात है प्यारे साथियों। तो हम इसके डेफिनेशन को लिखकर बताते हैं। लिखकर क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समांगी पारदर्शी माध्यम से, क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण, ऐसा लिखिए, जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से, एक समांगी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में, किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। तो वह मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। विचलित विचलित हो जाती है, या तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है, या अभिलंब से क्या होती? दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हटेगी कब? अभिलंब से दूर हटेगी कब? जब ऊपर वाला माध्यम क्या हो? सघन हो और नीचे वाला माध्यम विरल हो। तो क्या होती है? या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से क्या होती? दूर हट जाती है।
हट जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो एक बार प्यारे साथियों मैं प्रकाश के अपवर्तन को फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से समझिएगा प्यारे साथियों, हमने ले लिया एक तल जो m1 और m2 है। अब ये प्रकाश की किरण हमने इस पर एक अभिलंब डाल दिया इस तल पर, जो कि अभिलंब है n1 और n2। उसके बाद हमने एक आपतित किरण इस पर लाया। लेकिन प्यारे साथियों डिफिनेशन समझिए, क्योंकि प्यारे साथियों अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिफिनेशन आप बना करके लिख सकते हैं। देखिए जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से, ये प्रकाश की किरण आपतित है, ये एक माध्यम से जो कि माध्यम वायु था और माध्यम क्या है? नीचे कांच है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करे? प्रवेश करे। और क्या करे? प्रवेश करे। एक मानी किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, तो या तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है, यानी अपने मार्ग से भटक जाती है। ये प्रकाश की किरण को जाना था सीधी, लेकिन ये प्रकाश की किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक गई, यानी प्रकाश की किरण क्या होगी? अभिलंब की ओर झुक गई। और यही घटना है प्यारे साथियों प्रकाश का अपवर्तन। तो हमने देखा क्या? जब कोई प्रकाश की किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या तो अभिलंब की ओर झुक जाती है या तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आई होप कि प्यारे साथियों प्रकाश का अपवर्तन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब प्यारे साथियों देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। अब प्यारे साथियों देखते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन के नियम, जो कि प्रकाश के अपवर्तन के प्यारे साथियों दो नियम होते हैं। तो दोनों नियम क्या होते हैं एक एक करके हम देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों जो पहला नियम है, पहला नियम क्या है? पहला नियम यह कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है प्यारे साथियों, वो तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये आपतन बिंदु पर क्या है? आपतन बिंदु पर अभिलंब है, आपतित किरण है और अपवर्तित किरण है। ये क्या प्यारे साथियों? ये क्या कहलाते हैं? पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होते हैं वो तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यही पहला नियम कहता है। तो उसको लिख देते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या है? आपतन, आपतन बिंदु पर अभिलंब जो होता है प्यारे साथियों, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है प्यारे साथियों कि जो आपतन कोण की ज्या साइन आई, ज्या को हम क्या कहते हैं? साइन आई। जो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या, यानी यहां पर क्या है? अपवर्तन कोण है, यानी आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। तो दूसरा नियम क्या कहता है प्यारे साथियों? आपतन कोण की ज्या, ज्या को हम क्या कहते हैं? साइन। तो क्या हो गया? आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर। अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर
का जो अनुपात होता है, अनुपात नियतांक होता है। क्या होता है? नियतांक होता है। क्या देखा हमने? आपतन कोण की जो साइन आई है, क्या आपतन कोण की ज्या साइन आई अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। तो अर्थात प्यारे साथियों, अनुपात मतलब बटे में लिख दो, यानी साइन आई जो है बटे में क्या है? साइन आर के। और हमें यहां पर क्या मिल गया? एक नियतांक मिल गया। क्या मिल गया? नियतांक मिल गया। हमने क्या देखा? आपतन कोण की ज्या साइन आई अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? एक नियतांक होता है। यह क्या कहलाता है? यह स्नेल का नियम भी कहलाता है। ये क्या है? स्नेल का नियम कहलाता है। यह नियम क्या कहलाता है? स्नेल का नियम कहलाता है। तो प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आपको प्रकाश के अपवर्तन को समझा देना चाहता हूं। देखिए नियम भी है प्यारे साथियों, ये आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो तीनों एक ही तल पर स्थित होती है। यहां पर देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण, और ये जो आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो तीनों कहां पर स्थित है? ये आपतन बिंदु पर स्थित है। और दूसरा नियम ये कहता है, दूसरा नियम आपतन कोण की ज्या जो साइन आई है और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात है वो एक नियतांक है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा? नियतांक मिल गया। और जो ये नियम है प्यारे साथियों, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, आई होप कि आपको यह प्रकाश के अपवर्तन के नियम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और प्यारे साथियों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।